गुड मॉर्निंग बच्चों। तो कोऑर्डिनेशन के अंदर पिछले क्लास तक हम लोगों ने जो बातें की थी उनमें लीगेंड के बारे में बताया था मैंने लास्ट क्लास। और लीगेंड के जो क्लासिफिकेशन था वो चार्ज के बेसिस पे भी था, जिसमें से कैटायनिक हो सकता है, एनायनिक होगा, न्यूट्रल होगा। और साथ ही साथ हम लोगों ने डेंटिसिटी जो टर्म था उसके बेसिस पर भी लीगेंड्स का क्लासिफिकेशन पढ़ा था। तो उनमें से पहले तो हम लोगों ने बात की थी कि मोनोडेंटेट लीगेंड होगा, मोनोडेंटेट के बारे में आपने पढ़ा था। इसके अलावा एक दूसरा टर्म बाईडेंटेट होगा, और ये सब किस बेसिस पे है? डेंटिसिटी के बेसिस पे। तो यहाँ पे डेंटिसिटी 1 आती है, यहाँ पे डेंटिसिटी 2 है। और फिर तीसरा एक केस था कि पॉलीडेंटेट आप बोल सकते हैं। पॉलीडेंटेट का मतलब मोर देन 2 लोन पेयर्स डोनेट होगा बाय 1 मॉलिक्यूल ऑफ द लीगेंड। पॉलीडेंटेट में सभी ट्राई, टेट्रा, पेंटा इस तरह से हेक्सा तक जाएगा। और फोर्थ पार्ट में हम लोगों ने कुछ पार्ट पढ़ा था फ्लेक्सीडेंटेट। तो ये भी मैंने बताया था कि ये वेरिएबल डेंटिसिटी होगी। और एक पार्ट था कि एम्बिडिएंट, ठीक है, यानी 2 अलग अलग डायरेक्शन से अगर आप लोन पर डोनेट करा रहे हैं तो वो भी एम्बिडिएंट बोला जाता है। तो ये सभी बातें मैंने आपको पिछली क्लास में बता दी। तो अब हमें सबसे पहले तो लीगेंड के डिफरेंट जो पार्ट हैं कि कौन कौन सा लीगेंड किस तरह का डेंटिसिटी शो करता है उसके बारे में हम लोगों को एनालिसिस करना होगा। तो हालांकि ज़्यादातर लीगेंड मोनोडेंटेट ही होंगे, लेकिन बाईडेंटेट और पॉलीडेंटेट की कुछ लिस्ट मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। फ्लेक्सीडेंटेट और एम्बिडिएंट जैसा कोई बहुत बड़ा केस नहीं है। तो मैं अब आपको कुछ अलग अलग डेंटिसिटी के बारे में या अलग अलग जो लीगेंड है उनके बारे में बता रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ बाईडेंटेट लीगेंड की। बाईडेंटेट लीगेंड्स, तो इनमें से एक लिस्ट सबसे पहले हम लोग बात करें तो सबसे पहले एक शॉर्ट फॉर्म में EN लिखा रहता है, इसको बोलते हैं एथिलीन डाईएमीन। और ये एक बाईडेंटेट लीगेंड है। और साथ साथ एथिलीन डाईएमीन का मतलब यहाँ पे एथिलीन तो डबल बॉन्ड रहता है, बट उसमें से एक है छटाकर मैंने यहाँ पे NH2 जोड़ दिया और यहाँ पर भी NH2 जोड़ा, ठीक है। तो दिस इज़ द एथिलीन डाईएमीन, जहाँ पर नाइट्रोजन के 2 लोन पेयर हैं और वो किसी मॉलिक्यूल को जो मेटल आयन होगा उसको इस तरह से 2 तरीके से 2 जगह लोन पेयर डोनेट करेंगे। तो दरअसल ये जिस तरह से लोन पेयर इसको अप्रोच करता है तो इसको आप बोल सकते हैं कि इसकी डेंटिसिटी जो है वो 2 है, ठीक है ना। ये लोन पेयर इस तरह से कोऑर्डिनेट करता है। अच्छा, आपने ऑर्गेनिक में भी पढ़ा होगा कि इस तरह से अगर कोई मॉलिक्यूल किसी को कैप्चर करता है तो इसको हम बोलते हैं चिलेशन। ये चिलेशन वाला पार्ट भी होता है, तो हम इसको चिलेटिंग लीगेंड भी बोलते हैं। चिलेशन बोलना मतलब किसी को कैप्चर करना, किसी को कलेक्ट करना। तो 2 डायरेक्शन से अगर इसको अप्रोच कर रहा है तो आप इसको चिलेशन भी बता सकते हैं। ये चिलेशन प्रोसेस है और इसको हम चिलेटिंग लीगेंड भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहली लिस्ट में आपने एक नाम पढ़ा EN, जिसपे एथिलीन डाईएमीन है, शॉर्ट फॉर्म में EN की तरह लिखा जाएगा। एक बाईडेंटेट लीगेंड है। कौन डोनेट कर रहा है ये क्लियर होना चाहिए, दोनों नाइट्रोजन एटम होंगे। साथ ही साथ ये कैसा है? न्यूट्रल है। ये सब भी आपको ध्यान रखना होगा, है ना। तो न्यूट्रल लीगेंड है। अच्छा, इसका मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि कॉम्प्लेक्स में ये कैसे बना होता है। जैसे FeEN का होल थ्राइज लिखा है मान लीजिए, और ये Cl3 ऐसे लिखा है। तो मैंने बताया था कि कॉम्प्लेक्स पार्ट कैसे बना होता है। FeEN होल थ्राइज एंड +3 होगा ऐसा। तो इसमें किस तरह का स्ट्रक्चर होगा? आयरन +3 में रहा होगा और इस तरह से NH2 CH2 एंड NH2। तो ये इस तरह से लोन पेयर कोऑर्डिनेट कर रहा है, यहाँ भी कर रहा है। फिर इसी तरह से NH2, यहाँ CH2, ये CH2 और यहाँ NH2 है। यहाँ पे लोन पेयर इस तरह से कोऑर्डिनेट हो रहा है। और इसी तरह से NH2, यहाँ CH2, ये CH2, यहाँ NH2 आ रहा है, ये भी कोऑर्डिनेट कर रहा है। तो इस तरह से कोऑर्डिनेट करके ये कॉम्प्लेक्स इस तरह का बना होगा, ठीक है। तो ये मैंने एक एग्जांपल दिया कि किस तरह से एक बाईडेंटेट लीगेंड कॉम्प्लेक्स के अंदर अपनी पोजीशन रखता है, किस तरह से लोन पेयर कोऑर्डिनेट करता है, किस तरह से चिलेशन करता है, ये सब बात आप बोल सकते हो। तो सबसे पहला एक बाईडेंटेट लीगेंड की लिस्ट में हम लोग बात कर रहे हैं एथिलीन डाईएमीन की। फॉर्मूला पता हो। अब जैसे कई बार आपसे केवल चार्ज पूछा जाए या इस पर कितने सिग्मा बॉन्ड हैं, कितने पाई बॉन्ड हैं, कौन लोन पेयर डोनेट करता है, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते हैं।
तो इनको आपको अच्छे से तैयार रखना है। तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए, इन सबको मैंने पिछली क्लास में बता दिया था, बट एक बार दोबारा से लिखा है। और बाइडेंटेट की लिस्ट सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं, फिर पॉलीडेंटेट में बहुत सारे एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे, और जो रेस्ट ऑफ द लिगेंड्स बचेंगे वो अपने आप मोनोडेंटेट होंगे। चूँकि मोनोडेंटेट बहुत सारे हैं, तो हम लोग रेदर देन कि सबको मोनोडेंटेट पढ़ें, उससे पहले कि हम बाइडेंटेट और फिर जो पॉलीडेंटेट की कुछ लिस्ट है, कुछ स्पेसिफिक लिगेंड है, उनके बारे में जान लेते हैं, बाकी अपने आप सेपरेट हो जाएंगे। तो इतना आप पहले नोट करिए। तो आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। अब मैं बाइडेंटेट की ही कुछ और लिस्ट में लिगेंड्स के बारे में बात करूँगा, तो उस पर भी आ जाते हैं। जैसे अब बाइडेंटेट की एक लिस्ट में एक और पार्ट आता है ऑक्सिलेट आयन का। ऑक्सिलेट आयन अपने आप में एक बाइडेंटेट लिगेंड है, जो कि OXO की तरह शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाएगा। ये सब आपको पता होना चाहिए ना। और ऑक्सिलेट आयन का मतलब C2O4-2। ये कैसे बना होता है ये भी आपको पता है, C डबल बॉन्ड O, O माइनस, C डबल बॉन्ड O एंड O माइनस, इस तरह से। तो इसके जो ऑक्सीजन है ये दरअसल मेटल आयन को लोन पेयर कोऑर्डिनेट करेंगे दोनों ही, तो इसलिए ये एक बाइडेंटेट लिगेंड की तरह बिहेव कर रहा होगा। अब कई बार ऑक्सिलेट में आपसे बहुत सारे क्वेश्चन की C2O4 के बारे में, कितने सिग्मा बॉन्ड, कितने पाई बॉन्ड, कहाँ कहाँ कैसे कैसे चीज़ें, तो वो सब आपको पता है, इसमें कुछ अलग नहीं। बॉन्डिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, तो ये भी एक बाइडेंटेट लिगेंड की तरह एक्ट करता है। इसका एक एग्जाम्पल भी लिखा जा सकता है, जैसे मैं लिखूँ FeC2O4 का होल थ्राइस N-3, तो कैसे इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाला जाए, X प्लस 3 टाइम्स ऑफ -2 इज इक्वल टू -3, तो X - 6 इक्वल टू -3, तो X इक्वल टू +3। तो इसका मतलब आयरन में जो +3 है उसको ऑक्सिलेट आयन क्या कर रहा है, जो COO- और COO- है वो इस तरह से कोऑर्डिनेट कर रहा है। इसी तरह से O, या हम COO- ही लिख दे सीधा, OCO, और फिर यहाँ COO-, तो ये भी कोऑर्डिनेट कर रहा है इस तरह से। और इसी तरह से O-, C डबल बॉन्ड O, आप डिटेल से लिख सकते हैं ऐसे बॉन्डिंग बना के, तो ये भी एक कोऑर्डिनेट कर रहा है, यहाँ भी कोऑर्डिनेट कर रहा है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट बात, माइनस का 2 चार्ज है, ये ध्यान रखना है आपको, है ना। लिगेंड लोन पेयर कितने हैं वो सब आप निकाल सकते हो, वो सब आसान बात है। इसको हम लोग थोड़ा और अच्छे से बना दें। O-, C डबल बॉन्ड O, यहाँ C डबल बॉन्ड O, O-, और यहाँ कोऑर्डिनेट, ये कोऑर्डिनेट। तो इस तरह से आप इसका स्ट्रक्चर दिखा सकते हैं। ठीक, इसको भी चाहें तो आप डिटेल से वैसे ही लिख दें जैसे बना होता है, O-, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O एंड O-, कोऑर्डिनेशन। ठीक, तो ये एक दूसरा बाइडेंटेट लिगेंड है। ऑक्सिलेट आयन OXO की तरह रिप्रेजेंट होगा। जो भी जितनी भी कंडीशंस या जिस तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं वो आपसे पूछे जा सकते हैं, तो इस तरह के भी कॉम्प्लेक्स बनेंगे। इसी तरह से हम लोग एक तीसरे पार्ट में और आ रहे हैं, और वो है ग्लाइसिनेट आयन। ग्लाइसिनेट आयन का मतलब ज़रा समझिए। आप लोगों ने CH2 COOH NH2, ये एक मॉलिक्यूल होता है, एमिनो एसिड होता है, आगे चल के पढ़ेंगे। इसको बोलते हैं ग्लाइसिन। क्या बोलते हैं, ग्लाइसिन। तो अगर हम इसका H हटा दें, COO-, CH2 और NH2, तो ये क्या हो गया, ग्लाइसिनेट आयन, 8 आ गया, है ना, आयन बन गया। तो दिस इज द ग्लाइसिनेट, एंड दिस इज ऑल्सो द शॉर्ट फॉर्म में GLY लिखा होता है। कितना चार्ज होगा, -1, नेगेटिव चार्ज है, और ये एक बाइडेंटेट लिगेंड की तरह ही बिहेव करता है। COO- है, NH2 है, कैसे करता है उसको भी समझ लिया जाए। तो उसमें मैंने बताया आपको कि जो ऑक्सीजन है ये, और साथ साथ नाइट्रोजन है, ये दोनों अपने लोन पर कोऑर्डिनेट करते हैं एक साथ। तो इसका मैं एक एग्जांपल भी देता हूँ, पहले आप इतना नोट कर लीजिए।
चलिए तो इसको मैं रब कर देता हूँ ऑक्सीडेट वाले पार्ट को। तो ये भी किस तरह से कोऑर्डिनेट होता है, मान लीजिए एक एग्जांपल मैंने लिखा CrGly होल थ्राइस, ठीक है ना, और यहाँ भी -3 है, समझ गए। तो कैसे इसको रिलेट करेंगे वो हम लोग समझ लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पे CLy या Cr+3 को मैंने मान लीजिए ले दिया, ठीक है, और साथ ही साथ C डबल बॉन्ड O CH2 NNS2 यहाँ कोऑर्डिनेट किया, ये कोऑर्डिनेट किया, ऐसे C डबल O माइनस CH2 NH2 यहाँ पे कोऑर्डिनेट हुआ, ये कोऑर्डिनेट हुआ, C डबल O माइनस CH2 यहाँ NH2 यहाँ भी एक लोन पर कोऑर्डिनेट हो जाता है, यहाँ भी हो जाता है। तो इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे मिल पाएगा, समझ रहे बात। तो यहाँ पे फिलहाल इस तरह से आप इसके स्ट्रक्चर को दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट -3 है, तो इसको आप अगर रिलेट करें तो इसका फॉर्मूला मैं कॉम्प्लेक्स वाइज बना देता हूँ। तो CrGly होल थ्राइस और +3 कर दें, ठीक है ना। तो +3 अगर करेंगे तो -3 +6 आ जाएगा। तो इधर क्या कर दिया जाए, +3 कर दिया जाए। तो आप इसको यहाँ पे रिलेट करेंगे अगर क्रोमियम के पार्ट में, तो Gly है -3 इधर आ जाएगा, x + 3 टाइम्स ऑफ -1 = 0 ऐसे ही रखा जाए। तो x = कितना आ जाएगा, +3। तो यहाँ पे इसी तरह से रहे न्यूट्रल। तो इस तरह से आप एक और लीगेंड जान गए, मतलब मैंने अभी 3 लीगेंड आपको बताए। एक एथिलीन डाइमीन जो En करके आपको सामने आएगा, और ऑक्सलेट आयन OXO करके लिखा जाएगा, ग्लाइसिनेट आयन Gly करके लिखा होगा। अच्छा, लिखे तो ये केवल ऐसे ही होंगे OXO En या Gly, तो इसमें चार्ज ऐसे नहीं दिखेगा। तो आपको ये चार्ज आपको पता होना चाहिए, पूरा फॉर्मूला पता होना चाहिए, स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, कौन लोन पे डोनेट करेगा ये क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। अब क्योंकि उस पर स्ट्रक्चरल क्वेश्चन भी बहुत सारे आते हैं, जैसे मान लीजिए कोई पूछ दे कि ऑक्सीजन, क्रोमियम, नाइट्रोजन कितने एंगल हैं, तो आपको ये सब स्ट्रक्चर के बाद ही पता चलेगा, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग अगले कुछ और लिगेंड्स पे आते हैं जो बाइडेंटेट हैं। तो पहले इसको नोट कर लीजिए। चलिए, तो अब ये आप सबने नोट कर लिया। अब मैं एक और लिगेंड के बारे में बता रहा हूँ जो अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और लीगेंड आप देखोगे और वो है DMG, इसको बोलते हैं डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सिमेट आयन, ये है, इसको बोलते हैं हम डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सिमेट आयन। तो इसको हम लोग, और माइनस चार्ज में रहता है, 8 है तो मतलब आयन ही होगा, है ना। तो पहले इसको बनाया कैसे जाए। दरअसल अगर आप CH डबल बॉन्ड O और CHO को देखें तो इसका नाम क्या होता है, ग्लाइऑक्सल होता है ना। तो अगर मैं H हटा दूं, यहाँ पे मैं एक एक करके अलग अलग बढ़ता जा रहा हूँ और यहाँ पे मिथाइल जोड़ देता हूँ ऐसे, तो इसको बोलते हैं डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सल, ठीक है। अब क्या होता है, NH2OH एक कंपाउंड होता है हाइड्रोक्सिलेमीन, उसकी कार्बोनिल से रिएक्शन होती है तो उसमें वाटर ऐसे बाहर हो जाता है। मैं नाम लिख रहा हूँ इसलिए बता रहा हूँ। तो CH3 यहाँ पे C, यहाँ पे CH3 डबल बॉन्ड NOH यहाँ पे बन जाता है डायरेक्ट। अभी आप लोग पढ़ेंगे कार्बोनिल में, इसको बोलेंगे डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सिमेट, ग्लाइऑक्साइम, मतलब कार्बोनिल से जो बनता है ना उसको ऑक्साइम बोला जाता है, जो प्रोडक्ट होता है, यानी इस पोर्शन को, इस ग्रुप को ऑक्साइम बोला जाता है। तो दिस इज डाई मिथाइल ग्लाइऑक्साइम। और अब आप यहाँ पे CH3 डबल बॉन्ड NO माइनस कर दें अगर किसी एक जगह, ध्यान रखिएगा दोनों साइड OH रहेगा, केवल एक H में हटा रहा हूँ। तो दिस इज द ग्लाइऑक्सिमेट
आयन, ठीक। तो ये डाई मिथाइल है, डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सिमेट आयन, ठीक। तो शॉर्ट फॉर्म में ये क्या लिखा जाएगा, DMG, है ना, रेस्पेक्टेड आदमी हो गया भाई, DM है ये। और निगेटिव चार्ज है, माइनस का 1 चार्ज है, ये ध्यान रखिएगा आप, ऐसे लिखा तो केवल DMG जाएगा। तो ये सब डिटेल आपको पता हो। साथ ही साथ हम लोग ये भी समझ लेंगे कि इस डिटेल में कौन लोन पेयर कोऑर्डिनेट करेगा, किस कंडीशन में करेगा, वो भी समझेंगे। लेकिन ये प्रॉपर आपको सब कुछ पता हो। जैसे अब बहुत सारे क्वेश्चन तो यही पूछा जाए कि सिग्मा बॉन्ड इन DMG, है ना, तो शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं पाई बॉन्ड इन DMG। ये डायरेक्ट क्वेश्चन इस तरह भी आते हैं, स्ट्रक्चरल क्वेश्चन भी आ जाते हैं, या लोन पेयर आपको काउंट करने पड़ सकते हैं। तो ये सब आप क्वेश्चन बना सकते हो, इसमें कोई बड़ा काम नहीं है, वो सब आप निकाल सकते हैं। तो सिग्मा और पाई ये सब काउंट कर सकते हैं, या कितने NO बॉन्ड हैं, CN बॉन्ड है, C ट्रिपल बॉन्ड है, ये सब तो स्ट्रक्चर पे बेस्ड क्वेश्चन भी आपसे बहुत सारे पूछे जाते हैं। पहले इसको नोट करिए, फिर मैं इसका यूज़ बताता हूँ कैसे कोऑर्डिनेट करेगा ये। चलिए, तो अब मैं इस पर ये बता देता हूँ आपको कि कैसे इसका यूज़ हम एज ए कोऑर्डिनेशन करते हैं, कैसे ये मेटल आयन को अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। जैसे इसका एक कॉम्प्लेक्स होता है NiDMG का होल ट्वाइस, इस तरह के कॉम्प्लेक्स बना। तो यहाँ पे निकल कैसा है, +2 में। तो यहाँ पे इस तरह से CH3 डबल बॉन्ड NOH बना होता है ऐसे, यहाँ डबल बॉन्ड NO- बना, ठीक। इसी तरह से एक मॉलिक्यूल आप इधर लिख दें, यहाँ डबल बॉन्ड NO- है, यहाँ डबल बॉन्ड NOH है। तो ये जो नाइट्रोजन है वो सभी अपना लोन पेयर कोऑर्डिनेट कर देते हैं। तो इस तरह से एक मॉलिक्यूल 2 यहाँ पे लोन पेयर कोऑर्डिनेट कर रहा है, और इसकी डेंसिटी आप 2 दिखा देते हैं, समझ रहे हैं। और ये देखो, ये इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड भी बना लेता है। तो इस बात को भी ध्यान रखना है, आगे चल के जब पढ़ेंगे तो हम लोग ये सब बताया जाएगा डिटेल से। तो ये एक लीगेंड है DMG, यानी डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सिमेट आयन। ये ध्यान रखिएगा, ये -1 का चार्ज रखने वाला आयन है। DMG ऐसे तो सब न्यूट्रली रिप्रेजेंट होंगे, चाहे वो OXO हो, EN हो, GLY हो या DMG हो, चारों में सब में न्यूट्रली दिखेगा ऐसे तो। लेकिन एक्चुअल इसका क्या है फॉर्मूला, मॉलिक्यूल में चार्ज कितना है, ये सब आपके लिए बड़े क्वेश्चन हैं, तो अच्छे से तैयार रखिएगा इसको। तो ये मैंने कुछ डाई मिथाइल मतलब बाईडेंटेट लिगेंड बताए। इसके अलावा एक और है बाईपिरिडीन या डाईपिरिडीन की बात आप कर सकते हो। इसमें क्या होता है, पिरिडीन का मतलब ये, और ऐसे 2 मॉलिक्यूल्स पिरिडीन के जुड़ेंगे, और ये एक लोन पेयर है, यहाँ भी एक लोन पेयर है, और ये दोनों ही कोऑर्डिनेट करते हैं। शॉर्ट फॉर्म में BIPY लिखा रहता है। तो बाईपिरिडीन का मतलब भी यहाँ पे है, और ये भी एक बाईडेंटेट लिगेंड है। तो इस तरह से ये 5 लिगेंड सबसे ज़्यादा यूज़फुल हैं, और बहुत ज़्यादा यूज़ आपको दिखेगा। कुछ और भी हैं लेकिन हम उस पर बाद में बात कर लेंगे। तो ये कुछ मैंने एसेंशियल जो बाईडेंटेट लिगेंड्स हैं उनकी एक लिस्ट दी है कि इस पे बेस्ड आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। तो एक बार इसको नोट करिए, फिर मैं आगे बढ़ूँ। तो आप लोगों ने बहुत बाईडेंटेट की लिस्ट तो क्लियर कर ली है। इसके अलावा कुछ पॉलीडेंटेट लिस्ट है जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, उनके बारे में बात की जाए। पॉलीडेंटेट मतलब जो जो बाईडेंटेट यानी 2 से ज़्यादा जितने भी लिगेंड अगर कोऑर्डिनेट हो गए लोन पेयर,
तो वो सब पॉलीडेंटेट की लिस्ट में आ जाते हैं। तो पॉलीडेंटेट में मैं सबसे पहले ट्राइडेंटेट की बात कर रहा हूँ, ट्राइडेंटेट लिगेंड। तो इसमें एक नाम आता है एथिलीन ट्राइएमीन। एथिलीन ट्राइएमीन का मतलब यहाँ पे ये है CH2, यहाँ पे CH2 है, और N यहाँ पे CH2, ये CH2 और NH2 यहाँ पे ला रहे हैं आप, ठीक है ना। तो एथिलीन वाला पोर्शन है और ये आपने जोड़ दिए, तो एक तो नाइट्रोजन यहाँ से होगा, ये लोन पेयर कोऑर्डिनेट करेगा, साथ ही साथ नाइट्रोजन का लोन पेयर यहाँ एक कोऑर्डिनेट कर रहा है, और ये, तो ये 3 रिप्रेजेंटेशन यूज़ बहुत कम होता है ट्राइडेंटेट का। तो ये सभी मेटल आयन को इस तरह से कोऑर्डिनेट करेंगे और ये ट्राइडेंटेट लिगेंड यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। तो इसकी डेंटिसिटी आपको 3 मिलेगी, ठीक। तो ये एक पार्ट आप नोट कर सकते हैं। इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है एक हेक्साडेंटेट लिगेंड। तो हेक्साडेंटेट में एक नाम आता है EDTA का, इसको हम क्या बोलते हैं, एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट, है ना। तो ये पूरा एसीटेट है, मतलब आयन है। तो इसको पूरा स्ट्रक्चर वाइज बनाया जाए पहले। तो पहले तो एथिलीन डाइएमीन की अगर हम बात करें तो CH2 और NH2 लिखते हैं आप यहाँ पे। अब इसके H को हटा दीजिए और वहाँ एसीटेट आयन जोड़ दीजिए, CH2COOH। तो अगर मैं इसको यहाँ पे COOH जोड़ देता तो एसिटिक एसिड हो गया ना ये। तो यहाँ CH2, ये COOH, यहाँ पर CH2 और ये COOH। तो ये जो है वो एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसिटिक एसिड है। और जब आप इसके H को हटा देंगे, यहाँ माइनस लाएंगे, यहाँ पे माइनस आ गया, और यहाँ पे इन चारों पे माइनस जब आ जाएगा तो माइनस का जो 4 चार्ज है वो आपको यहाँ दिखेगा, और देन ये EDTA होगा, मतलब एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट आयन। अब कौन कौन लोन पेयर डोनेट कर रहा है, तो नाइट्रोजन का एक यहाँ पे डोनेट होगा, इसी तरह से यहाँ भी एक नाइट्रोजन का लोन पेयर वो डोनेट होगा, इनसे 2 ऑक्सीजन वाले पार्ट, है ना, और यहाँ के भी दोनों ऑक्सीजन इस तरह से कोऑर्डिनेट। तो ये सब बातें आपको ध्यान रखनी, यानी ये चूँकि 6 जगह से कोऑर्डिनेशन होगा, तो आप समझिए मेटल आयन को सबसे स्ट्रांगली कैप्चर करने वाला ये कॉम्प्लेक्स है EDTA। और इसीलिए ये सब जो रीजेंट हैं या लिगेंड हैं, इनका जो यूज़ है वो रिफाइनिंग में है, बहुत सारा प्योरीफिकेशन के प्रोसेस में आपने EDTA का नाम सुना है। और उसका रीज़न यही है क्योंकि जो भी कॉम्प्लेक्स होगा उसको बहुत स्ट्रांगली कैप्चर करेंगे और फिर वो इनसॉल्वेबल सेगमेंट पे बन जाते हैं और उसको सेपरेट किया जा सकता है। तो फिलहाल वो अलग यूजेस की बात है। तो ये EDTA और ट्राइडेंटेट, मतलब मैंने 2 आपको पॉलीडेंटेट लिगेंड भी बताए हैं, तो इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसको नोट करिए पहले। ठीक है, चलिए। तो इस पे ये आपने नोट कर लिए। 1-2 बातें मैं और आपको समझा के फिर आगे अगले टॉपिक पे आता हूँ।
चलिए, जैसे एक दो चीज़ें और मैंने बताया था कि बाइडेंटेट के बाद ये जो एम्बिडिएंट लिगेंड थे, एम्बिडिएंट लिगेंड, ये मैंने बताया था आपको कि दो अलग अलग डायरेक्शन होंगी। जैसे साइनाइड हुआ तो नाइट्रोजन से भी लोन पर डोनेट हो सकता है, यहाँ से भी कोऑर्डिनेट हो सकता है। इसी तरह से OCN- है, यहाँ लोन पर कोऑर्डिनेट हो सकता है, ऑक्सीजन से भी हो सकता है। थायोसाइनेट है, एम्बिडिएंट है, यहाँ भी कोऑर्डिनेट हो सकता है, ये भी। और इस तरह से हम लोग हर एक कोऑर्डिनेशन दिखा सकते हैं। NO2 आ गया तो एक ऑक्सीजन वाला पार्ट है, एक बार नाइट्रोजन वाला पार्ट है। तो ये सभी जो लीगेंड हैं ये सब एम्बिडिएंट लीगेंड हैं और ये दोनों डायरेक्शन से कोऑर्डिनेट करता है। लेकिन इससे फ़र्क क्या पड़ता है? फ़र्क ये होगा ये कैसे रिप्रेजेंट होंगे। जैसे मान लीजिए K4FeCN6 आपने लिखा है, तो जब ये रिप्रेजेंट हो रहा है CN, दैट मीन्स कोऑर्डिनेट कौन कर रहा है? कार्बन डोनर है। लेकिन अगर मैं इसको K4FeNC6 लिख देता, दैट मीन्स नाइट्रोजन कोऑर्डिनेट कर रहा है। ठीक है। इसी तरह से अगर कहीं लिखा है FeH2O5 और NO2 लिखा है मैंने, तो इसका मतलब आपने ये कोऑर्डिनेट Cl2 लिखा बात, तो यहाँ नाइट्रोजन कोऑर्डिनेट कर रहा है। लेकिन अगर कहीं लिखा है FeH2O5 और ONO करके ऐसे एक्सपेंड करके लिख दिया गया, दैट मीन्स वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ ऑक्सीजन ने कोऑर्डिनेट किया है। यानी यहाँ नाइट्रोजन कोऑर्डिनेट, यहाँ पे लिखेंगे आप कि ये ऑक्सीजन नाइट्रोजन कोऑर्डिनेट कर रहा था और यहाँ पे ऑक्सीजन कोऑर्डिनेट कर रहा है। ठीक, तो ये सब रिप्रेजेंटेशन है, आप यहाँ समझ सकते हो। तो एम्बिडिएंट लिगेंड को भी अच्छे से समझना है। एम्बिडिएंट लिगेंड का मतलब दो अलग अलग सोर्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल होंगे, न्यूक्लियोफिलिक साइट होंगी और वहाँ से वो लोन पेयर अपना डोनेट कर सकता है। इसके अलावा एक बात हम लोगों ने फ्लेक्सीडेंटेट में भी पढ़ी है। तो फ्लेक्सीडेंटेट का जो केस है, जिसमें हम लोगों ने ये बात फ्लेक्सीडेंटेट पढ़ा था, ये क्या था? मैंने बताया था कि वेरिएबल डेंटिसिटी होगी इसमें, और ये वेरिएबल डेंटिसिटी का मतलब ऑन द बेसिस ऑफ मेटल आयन कई बार या उसकी कई कंडीशन पे एक ही लिगेंड अपने अलग अलग लोन पेयर को डोनेट कर सकता है, यानी डेंटिसिटी बदल देता है। जैसे EDTA, जो आपने अभी EDTA लिखा था एज एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, या थायोसल्फेट, ये सब बहुत सारे डिफरेंट मेटल आयन के लिए डिफरेंट टाइप के कोऑर्डिनेशन शो करते हैं। जैसे ये 3 भी करता है, 4 भी करता है, 6 भी करता है। इसी तरह से ये बाइडेंटेट भी हो जाता है, मोनोडेंटेट भी होता है। तो ये सब डिपेंड करता है उसकी कंडीशंस कि कौन सा कॉम्प्लेक्स किस कंडीशन में बना है, साथ ही साथ कौन सा मेटल आयन है। तो अब इसलिए हम लोग यहाँ पे फ्लेक्सीडेंटेट को आप कोई लिस्ट फिक्स नहीं करेंगे। हाँ, इनका नेचर ऐसा है, एक तरीके से वो नेचर है कि कई बार ऐसा लिगेंड होगा कि वो फ्लेक्सीडेंटेट की तरह काम कर रहा होगा, वेरिएबल होगा। तो वो पर्टिकुलर एग्जांपल्स में बात की जाएगी, केवल पढ़ने के लिए है कि फ्लेक्सीडेंटेट का मतलब क्या है। तो ये मैंने जो बताया डिफरेंट टाइप ऑफ लिगेंड, वो किस बेसिस पे बताया है कि लिगेंड की डेंटिसिटी के बेसिस पर आपने लिगेंड को क्लासिफाइड किया है। अब हमने केवल एक जनरल बात पहले कॉम्प्लेक्स की सीखी है अभी। अब हम उस कॉम्प्लेक्स के इंटरनल पार्ट में आ जाते हैं, जहाँ हम कॉम्प्लेक्स की बॉन्डिंग से रिलेटेड बात करना स्टार्ट करेंगे कि कैसे बॉन्ड बना है, क्या है उसके अंदर, बॉन्डिंग का मतलब क्या है। तो वो सब बातें स्टार्ट करते हैं, तब तक आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए, तो अब हम लोगों ने जितने भी टाइप ऑफ लिगेंड्स थे और जिस बेसिस पे उनको क्लासिफाइड किया गया था वो सब जान गए। अब हम लोग एक नई कोऑर्डिनेशन की जो बॉन्डिंग वाली थ्योरी है, यानी कोऑर्डिनेशन को कैसे एक्सप्लेन किया जाता है, उसका क्या मतलब है बॉन्डिंग से रिलेटेड, उस पर बात करना स्टार्ट करते हैं। तो अब हम बात अगर करें तो सबसे पहले वर्नर्स थ्योरी पे बात करेंगे हम लोग, या हम लिख सकते हैं बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर जो बॉन्डिंग का फिनोमिना है वो अब हमें सही से समझना है, ठीक है ना। तो इसमें सबसे पहली और स्पेसिफिक थ्योरी है वर्नर्स। तो वर्नर थ्योरी का अपना बोलना क्या है, वो ऐसा है कि इसमें सेंटर जो एटम है, जो सेंट्रल एटम है, वो है मेटल आयन, जो कि हम लोगों ने पढ़ा। और उस मेटल आयन के इर्द गिर्द
आसपास जो कुछ जुड़ा है वो वैलेंसी से जुड़ा है। तो यही माना भी गया दरअसल कोऑर्डिनेशन में, अकॉर्डिंग टू वर्नर्स थ्योरी, जो सेंट्रल मेटल आयन होगा, सेंट्रल मेटल आयन, इसके साथ जितना भी जुड़ा हुआ कंटेंट है वो दो वैलेंसीज के साथ जुड़ा होता है। एक को हम लोग बोल रहे हैं प्राइमरी वैलेंसी और दूसरे को बोलते हैं सेकेंडरी वैलेंसी। ये वर्नर की अपनी थ्योरी है कि जो सेंट्रल मेटल आयन है उसी से सब कुछ जुड़ा है और उसमें दो टाइप की वैलेंसीज आपको दिखेंगी, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी का मतलब है ऑक्सीडेशन स्टेट से, ऑक्सीडेशन नंबर जो है या ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो प्राइमरी वैलेंसी देखा जाएगा। और जो दूसरा सेकेंडरी वैलेंसी है वो कोऑर्डिनेशन नंबर से रिप्रेजेंट होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब कितने लीगेंड, या एक तरीके से बोला जाए तो कितने लोन पेयर सेंट्रल मेटल आयन को मिलते हैं, वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर ऑक्सीडेशन स्टेट का जो रिप्रेजेंटेशन है प्राइमरी वैलेंसी का वो केवल इस तरह से है, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को दिखाया जाता है, और दूसरा वाला पार्ट जो कोऑर्डिनेशन का है वो एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये बात समझाई गई कि किसी भी कॉम्प्लेक्स के अंदर दो टाइप की वैलेंसीज होती हैं, एक प्राइमरी वैलेंसी और एक सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी का मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट है, सेकेंडरी वैलेंसी का मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर है। अब मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा FeH2O होल 6 एंड Cl3, ये पूरा का पूरा एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। तो सबसे पहली चीज़ आयरन जो है, वो आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आप निकालें यहाँ तो +3 होगा। तो यहाँ ये बताया गया कि सेंट्रल एटम ऐसे लिखा है, तो +3 इज द प्राइमरी वैलेंसी। +3 को आप क्या बोलेंगे, प्राइमरी वैलेंसी। और जो बचा हुआ कोऑर्डिनेशन नंबर है, कितने वाटर मॉलिक्यूल है, 6, तो इस तरह से 6 वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे प्रेजेंट है, ऐसे यहाँ पे। और ये 6 वाटर मॉलिक्यूल इससे जुड़े हैं कैसे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाकर, मतलब सेकेंडरी वैलेंसी बनाकर। तो इसको हम बोलेंगे ये सेकेंडरी वैलेंसी है। और कितनी है, 6। लेकिन साथ ही साथ जो Cl- है जो अलग है, वो इस तरह से 3 जगह है, और वो इसके साथ अट्रैक्शन फोर्स के थ्रू, यानी एक प्राइमरी वैलेंसी के साथ जुड़ा है। तो जो Cl- हैं वो किससे जुड़े हैं, प्राइमरी वैलेंसी से। समझ गए। तो ये इसका पूरा स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, जिसमें 3 जो क्लोरीन एटम हैं वो प्राइमरी वैलेंसी से जुड़े हैं, एक अट्रैक्शन फोर्स की तरह दिख रहे हैं, लेकिन जो सेकेंडरी वैलेंसी वाला पोर्शन है वो वाटर है। तो इससे फ़र्क क्या पड़ा, एक और बात बताइए, ये स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है, स्ट्रांग होगा, लेकिन ये बॉन्ड जो होगा वो वीक होगा। दोनों में एक चीज़ और बोल सकते हैं, इजीली रिप्लेसेबल होगा, इजीली रिप्लेसेबल होगा, आप आसानी से इसको बाहर कर सकते हैं, और ये इजीली रिप्लेसेबल नहीं हो सकता। इसको मैं और तरीके से समझा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने FeH2O का होल 5 लिखा और एक Cl अंदर कर दिया और दिए Cl2 लिख दिया, तो ऐसे केस में भी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +3 वैसे ही निकालेंगे, आप तो कुछ नया चेंज नहीं करेंगे। लेकिन अब की कंडीशन ये हो गई कि वाटर के 5 मॉलिक्यूल ऐसे और एक Cl- ये कोऑर्डिनेट कर रहा है ऐसे, 5 वाटर के मॉलिक्यूल हो गए, एक Cl- और बचे हुए 2 Cl- के साथ प्राइमरी वैलेंसी ये। तो इसका मतलब जो ब्रैकेट के अंदर का पोर्शन होता है वो जनरली इन रिएक्टिव होता है, यानी ये स्टेबल पोर्शन होता है, और ये इजीली रिएक्शन यहाँ पे इजीली फिजिबल हो पाती। ये दो बातें यहाँ पे समझाई गई, यानी जो प्राइमरी वैलेंसी से अटैच्ड ग्रुप या एटम होंगे या आयंस होंगे, वो प्राइमरी वैलेंसी से कनेक्टेड चीज़ें बहुत ईजिली बाहर हो सकती हैं, लेकिन जो सेकेंडरी वैलेंसी से रिलेटेड पार्ट है वो बहुत स्टेबल होता है। इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन भी अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं, मैं उसको भी एक बार समझाता हूँ, लेकिन पहले आप ये बात पूरी ऐसे नोट कर लीजिए। चलिए, तो इसी तरह का एक और एग्जांपल हम लोग पहले समझ लें। तो ये हम तो समझ गए कि किसी भी वर्नर थ्योरी के हिसाब से जो सेंट्रल मेटल आयन है वो मेन सेंटर पर रहता है, और उसके आसपास जो ग्रुप उससे जुड़े हुए हैं वो
दो टाइप की वैलेंसी से अटैच होते हैं, एक प्राइमरी वैलेंसी, एक सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी से जो चीज़ें कनेक्ट होती हैं वो बहुत ईजिली रिप्लेसेबल होती हैं, या आप बोल सकते हैं कि वीकली अटैच्ड होती हैं और उनको डेड डेस यानी एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की तरह दिखाते हैं। बट सेकेंडरी वैलेंसी जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशन होता है बिटवीन द मेटल आयन, सेंट्रल मेटल आयन और द लिगेंड्स। तो ये सब चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी हैं। और इसमें एक और बात, एक और एग्जांपल से मैं और समझाता हूँ इसमें। जैसे कि इसमें मैं बात करूं कि CrH2O होल 6 और Cl3 ये मैंने लिखा, तो यहाँ पे आपके पास ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा क्रोमियम का +3, तो ये इसका प्राइमरी वैलेंसी हो गया। और इससे जो स्ट्रक्चर होगा वो ये है कि Cr+3 है और वाटर सभी 6 मॉलिक्यूल हैं और वो इसको कोऑर्डिनेट करेंगे 3 3 6, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे कोऑर्डिनेट, ये यहाँ कोऑर्डिनेट, ये भी कोऑर्डिनेट, ऐसे कोऑर्डिनेट। लेकिन साथ ही साथ जो Cl- है वो तीनों क्या हैं, वो वेरिएबल वैलेंसी से हैं, तो यहाँ पे अट्रैक्शन होगा। इसका एक और सिग्निफिकेंस क्या निकलेगा, सिग्निफिकेंस ये निकलेगा कि अगर आप इसकी रिएक्शन, इसके 1 मोल की रिएक्शन एक्सेस में सिल्वर नाइट्रेट से करा दें तो ये तीनों Cl रिप्लेस हो जाएंगे और यहाँ पे 3 मोल AgCl आपको एज ए PPT, वाइट PPT आपको मिल जाएगा, समझे। तो इजीली रिएक्शन होगा। लेकिन यहीं पर अगर मैं इसके दूसरे पॉइंट पे आ जाऊँ, मैंने अगर मान लीजिए CrH2O होल 6 और यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा चेंज किया, अब मान लीजिए मैं 5 लिख देता और Cl एक अंदर कर दिया मैंने और 2 Cl2 और फिर वाटर। तो अब ऐसे कंडीशन में क्या हुआ कि 3 Cl में से 2 Cl क्या है प्राइमरी वैलेंसी से, ये दोनों, ये प्राइमरी वैलेंसी है और ये सेकेंडरी वैलेंसी वाला है। तो अब इस केस में जब हम इसके 1 मोल का रिएक्शन एक्सेस में सिल्वर नाइट्रेट से कराएं अगर, तो अब आपको केवल 2 मोल AgCl का वाइट PPT मिलेगा, समझ में बात। तो ये एक स्पेसिफिक। और तीसरी बात अगर मैं यहाँ पे कर देता कि आपके पास CrH2O का होल थ्राइस एंड Cl3 और मैं यहाँ पे 3 वाटर मॉलिक्यूल बाहर लिख देता, तो ऐसे केस में ये सभी आपके पास सेकेंडरी वैलेंसी से कनेक्ट हो गए। और इस केस में अगर आप एक्सेस में सिल्वर नाइट्रेट लेकर रिएक्शन कराएं तो यहाँ पर सिल्वर जो क्लोराइड है वाइट PPT वो आपको नहीं मिलेगा, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस बहुत सारे आपने इससे पहले लिक्विड सोल्यूशन में भी इस तरह के क्वेश्चन किए जिसमें आप आई फैक्टर को डिफाइन करते थे और बल्कि ये स्ट्रक्चर भी डिफाइन करते थे। अगर आई की वैल्यू पता चल जाएगी तो उस बेसिस पर आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि कितने Cl बाहर और कितने Cl अंदर होंगे, ठीक। बिल्कुल इसी से मैच करता हूँ एक और क्वेश्चन हम लोग बात कर सकते हैं इस पर। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ CrH2O का होल 5 Br और मैंने यहाँ Cl2 लिख दिया, ये कॉम्प्लेक्स है, ठीक है ना। तो इस कॉम्प्लेक्स की कहानी ये है कि इसमें ब्रोमीन जो है वो सेकेंडरी वैलेंसी से कनेक्ट है और ये 2 जो क्लोरीन है वो प्राइमरी वैलेंसी से। यानी जब इसका स्ट्रक्चर देखोगे आप Cr+3 में, तो वाटर इस तरह के 5 मॉलिक्यूल हैं, ऐसे बने, ठीक है ना। तो ये सभी कोऑर्डिनेट कर रहे हैं यहाँ पे और एक ब्रोमाइड आयन भी कोऑर्डिनेट कर रहा है, बट जो 2 Cl- है वो प्राइमरी वैलेंसी से अटैच्ड है इस तरह से अट्रैक्शन में, ऐसे यहाँ पे, ठीक। तो ये इसका एग्जैक्ट स्ट्रक्चर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब इसकी रिएक्शन आप सिल्वर नाइट्रेट से कराएंगे तो आपको AgCl का PPT मिलेगा, बट सिल्वर ब्रोमाइड का जो PPT है वो आपको नहीं मिलेगा क्योंकि ब्रोमीन आपने अंदर कर रखा है। लेकिन इसी से जस्ट अपोजिट अगर मैं इसी स्ट्रक्चर को ऐसे बना देता,
अब मान लीजिए मैं इसी कॉम्प्लेक्स को ऐसे लिखता CrH2O होल 5, मैंने यहाँ पे Cl एक अंदर कर दिया और इधर एक ClBr दोनों बाहर कर दिए, ऐसा बना दिया। तो अब इस केस में क्या हुआ है, इस केस में ये सेकेंडरी वैलेंसी से आ गया और ये दोनों ही प्राइमरी से आ गए। तो जब आप इसकी रिएक्शन सिल्वर नाइट्रेट से कराएंगे तो इसमें आपको AgBr का भी PPT मिलेगा और साथ में AgCl का भी PPT मिल जाएगा। तो ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है, इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। ठीक, एक और सिमिलर टाइप का क्वेश्चन कर देता हूँ। जैसे मैं CuNH3 होल 5 SO4 और यहाँ मैंने ब्रोमाइड लिख दिया। तो इस कॉम्प्लेक्स की कहानी क्या है, सल्फेट आयन अंदर है ब्रैकेट के अंदर सेकेंडरी वैलेंसी में और ये प्राइमरी। तो ऑन रिएक्शन विद सिल्वर नाइट्रेट दिस गिव्स AgBr, ये PPT आपको मिल जाएगा बिकॉज बाहर है। बट ऑन रिएक्शन विद बेरियम क्लोराइड आपको बेरियम सल्फेट का वाइट PPT नहीं मिलेगा। इस सबसे क्लियर होगा, समझ रहे बात। तो ये इस तरह से लिखा जा सकता है। लेकिन अगर मैं इसी से रिलेटेड अपोजिट अगर लिख देता NH3 होल 5 और Br मैंने अंदर किया और ये सल्फेट बाहर कर दिया, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ये सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन करके AgBr नहीं देगा, लेकिन जब बेरियम क्लोराइड से रिएक्शन कराया जाएगा तो आपको बेरियम सल्फेट का वाइट PPT मिल जाएगा। समझ आ रही बात। तो इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे वर्नर्स थ्योरी पे, बहुत आसान से हैं, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट पे आपको क्वेश्चन करना होगा। तो बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, उनको आप ट्राई करेंगे। तो ये सब थ्योरी पे बेस्ड बहुत क्लियर है कि वर्नर्स थ्योरी के हिसाब से किस तरह से कोऑर्डिनेशन के अंदर कैसी कैसी टाइप की वैलेंसी है, उसकी रिएक्शन कैसे हो सकती है, ये सब बातें। एक और बात अब हम लोगों को समझनी है, पहले आप एग्जाम्पल्स नोट कर लीजिए। चलिए, तो आपने इसको नोट कर लिया होगा। अब मैं एक दो छोटी बातें और आपको बताता हूँ, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की वर्नर्स थ्योरी में आपने ये सब बातें तो सीख ली, लेकिन दो तीन चीज़ें हमें और क्लियर करनी चाहिए, और वो है कोऑर्डिनेशन नंबर को निकालना और साथ साथ ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने में कोई प्रॉब्लम आपको है नहीं, ये पहले भी आपने पढ़ रखा है। कोऑर्डिनेशन नंबर और ऑक्सीडेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर डोनेटेड बाय लिगेंड। तो ऐसा नहीं कि हम जितने टोटल लिगेंड्स लोन पेयर मिल जाएंगे उन सबको आप कोऑर्डिनेशन नंबर मानोगे, है ना। तो ऐसा नहीं कि केवल एक लिगेंड के थ्रू। तो आपने तो ये भी पढ़ा है ना कि कई बार लिगेंड जो है वो बाइडेंटेट है, पॉलीडेंटेट है, तो उसके हिसाब से भी कोऑर्डिनेशन होगा। जैसे मान लीजिए मैं CrEn का होल थ्राइस लिख देता हूँ और ये Cl3 है, तो इसमें ये कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं होगा क्योंकि ये दो तो ऑलरेडी देता है। तो यहाँ पे टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 6। इसी तरह से ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा वो आप निकाल लेते हैं, ये 0 है +3 तो +3 आ जाएगा। तो ये दोनों बातें आपको तैयार रखनी है, ठीक। ऐसे ही अगर मैं FeEn का होल ट्वाइस और NH3 का होल ट्वाइस और फिर यहाँ Cl3 लिखता, तो यहाँ पे 2 2 4 और 2 6, तो यहाँ भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6 है, और ऑक्सीडेशन नंबर उसी तरह से +3 है। या मैं इधर COOX का होल थ्राइस और -3 लिख देता, तो ऑक्सीलेट है ये, यहाँ भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 6 और ऑक्सीडेशन नंबर +3। या इसी तरह से NiDMG का होल ट्वाइस लिखा जाए, तो यहाँ जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना होगा, 4, है ना, 2 तो पहले से रहता है।
और साथ ही साथ ऑक्सीडेशन नंबर की अगर हम बात करें तो वो +2। तो इस तरह से आपको कोऑर्डिनेशन नंबर और ऑक्सीडेशन नंबर क्लियर होना चाहिए। इसी से रिलेटेड एक छोटा सा पार्ट आपको और सबको करना है, और वो है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर EN, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। जिसे हमें कैलकुलेट करना है, कैसे करना है, क्या है। जैसे मेटल आयन के पास, अच्छा एटॉमिक नंबर का मतलब क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से भी आप निकाल सकते हो। तो हमें जिस समय कॉम्प्लेक्स बन जाता है उस समय जो एग्जैक्ट टोटल इलेक्ट्रॉन्स होंगे मेटल आयन के अंदर, उसे आप इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बोलेंगे, ठीक है ना। तो मेटल आयन बना, मेटल आयन के अंदर इलेक्ट्रॉन आप निकाल सकते हैं। फिर उसके बाद क्या होगा, लीगेंड भी इलेक्ट्रॉन भेजता है, तो जितने इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे, तो इफेक्टिवली देखा जाए तो मेटल आयन के अंदर जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वही उसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर होगा। तो इसको फॉर्मूले के थ्रू भी लिखा जाता है। तो EN इज इक्वल टू Z माइनस ऑक्सीडेशन नंबर, भाई माइनस तो करना ही पड़ेगा, प्लस है ऑलरेडी, +2 टाइम्स ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर, क्योंकि एक कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब तो 2 इलेक्ट्रॉन है ना। तो आप इस तरह से फॉर्मूला बना भी लेते हैं, बट फॉर्मूला में फिर अगेन बता रहा हूँ, फॉर्मूले का कोई मतलब, ये सब तो आप ही ने बनाया है, कोई बहुत बड़ी खास बात नहीं। इसको हम लोग अप्लाई कर दें, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर पहले निकाल के। अब जैसे मैं एक एग्जांपल लूँ यहाँ पे, मान लीजिए निकल के ही बात कर ली मैंने, तो निकल में ऑक्सीडेशन ऐसे एटॉमिक नंबर कितना होता है, 28, ठीक है ना। अब ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है इस पे, +2, तो Ni+2 तो लिखोगे ही, तो कितना, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर कर दो, कितना आ जाएगा 6। और अब जब आपने कॉम्प्लेक्स बना दिया तो कितने इलेक्ट्रॉन पहुंचा दिए, 8 इलेक्ट्रॉन। भाई यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 4, तो हर एक कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होने का मतलब 4 लोन पे डोनेट हुए, तो इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 8। तो आप उसी 26 में 8 और ऐड कर देंगे, टोटल कितना हो जाएगा, 34। तो इस तरह से आप इफेक्टिव एटॉमिक नंबर सभी के निकाल सकते हैं। क्रोमियम पे आ जाता हूँ मैं, क्रोमियम का कितना होगा, 24, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद अब चूंकि Cr में +3 है, तो आपने इससे 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, तो 21 आ गया, और इलेक्ट्रॉन दिए कितने, 6, तो 6 आ गया, तो 27। आयरन पे आ जाते हैं, कितना है, 26। ऑक्सीडेशन नंबर आपने निकाला तो कितना था, +3, तो -3 मतलब कितना आ गया, 23 प्लस कितने इलेक्ट्रॉन भेजेंगे, 6 है तो 12, ऐसे कर सकते हैं आप। अच्छा, यहाँ आप लोगों को 6 नहीं ऐड करने होंगे भाई, 12 है यहाँ, देखो यहाँ भी गड़बड़ हो गया, तो 12 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 यहाँ पे 3, ठीक। ऐसे यहाँ पे जब ऐड होगा तो कितना आ जाएगा, 35। इसी तरह से जरा इस पे आ जाओ, कोबाल्ट में कितना होगा, 27, और ऑक्सीडेशन स्टेट +3, तो मतलब 24 आ गया, और फिर 6 कोऑर्डिनेशन नंबर, तो 12 और ऐड कर दो, कितना आ गया, 36। तो इस तरह से आप हर एक के कोऑर्डिनेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर, इन सब के बेसिस पे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकाल सकते हैं। एक काम आप करेंगे, पूरे जो भी बुकलेट के अंदर, फॉस्टर के अंदर जितने असाइनमेंट्स हैं वो सब इसके क्वेश्चन, अभी आप थ्योरी बहुत सारी आसानी से पढ़िए इसके, और बहुत सारे कॉम्प्लेक्स जो हैं मैं भी असाइनमेंट भेजूंगा, तो उसमें सब में कोऑर्डिनेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, ये सब आप निकाल के एक बार प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए फ़िलहाल हम लोग इसको यहाँ पे रोक देते हैं, और नेक्स्ट क्लास में फिर हम इसके आगे और डिफरेंट थ्योरी, यानी इसकी ज्योमेट्री पे भी बात करेंगे, इसके हाइब्रिडाइजेशन भी पढ़ने हम लोगों को, तो बहुत सारी डिटेल इन कंपाउंड्स के अंदर पढ़नी होगी, वो नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल इतना आप लोगों को पढ़ लेना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।